So, hey everyone, good evening. Welcome to this session. Today we are going to start a new session on Java. So basically coming to the topic, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये जो सीरीज़ बनाई जा रही है उसका मकसद क्या है। हम पहले ये समझते हैं कि ये सीरीज़ क्यों बनाई जा रही है और इससे किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो देखो सीधी सीधी बात की जाए तो ये पूरी सीरीज़ अभी फ़िलहाल टेम्पररी पीरियड के लिए बात की जाए तो कोर जावा पे बनाई जा रही है। कोर जावा इन द सेंस अगर आप जावा डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है, ठीक है, आपको कोर जावा या फिर जावा एससी का नॉलेज होना मैंडेटरी है जो कि बेस बनती है। तो हमारा जो ये सेशन है, जो हमारी ये सीरीज़ हैं जो चलने वाली हैं फ़िलहाल, तो अभी ये फ़िलहाल जो होने वाली हैं वो जावा एससी पे हैं, मतलब कोर जावा पे हैं, फिर आगे की बात आगे होगी, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फ्रॉम स्क्रैच से लेके एंड तक सीखेंगे और सबका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। साथ ही हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, क्लियर करते चलेंगे कि किसका कब इस्तेमाल करना है और कैसे फंक्शनिंग होती है। कोड लिखना और कोड को समझना दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोड के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है और किससे क्या अचीव किया जा सकता है। तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को बना रहे हैं। सो आज डे वन है, ठीक है, और ये पहला सेशन है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है, ठीक है। मैं एक फुल स्टैक जावा डेवलपर हूँ एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड आई हैव या गुड नॉलेज इन जावा डोमेन and that's about my introduction as far as I can say. And I'm much interested in coding, reading, and software and all the stuffs, learning new technologies. I'm interested in all those things. So now coming back to the topic. So जब हम शुरू करने वाले एक लैंग्वेज, जावा एक लैंग्वेज है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए पहले समझ लेते हैं कि लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं, फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश मान लेते हैं या हिंदी मान लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं। तो इस लैंग्वेज को सीखने का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल डिसीजन ले रहे हो और पिछले कल डिसीजन ले रहे हो कि मुझे लैंग्वेज सीखना है और 2-3 दिन में पूरी लैंग्वेज सीख लो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप कुछ चीज़ें रट सकते हो, कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत मगअप कर लोगे या कॉपी कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव योर टाइम। थोड़ा सा टाइम लगता है और इस टाइम को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस। लैंग्वेज को सीखने का एक प्रोसेस होता है। सो लेट्स बिगिन विद समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं, कोई भी जनरल लैंग्वेज है, सेम ही है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। अगर जैसे आप हिंदी को समझ रहे हो या इंग्लिश को समझ रहे हो, अगर आप इसे भी समझ लोगे, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली नहीं है। और वो डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज को कितना टाइम देते हो। अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हिंदी को दोगे तो हिंदी इंप्रूव होगी, अदर लैंग्वेज को दोगे तो अदर लैंग्वेज। सेम वे यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होते हैं। लेकिन बेसिकली अभी जो समझने लायक है कि अगर कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसको सीखने का एक प्रोसेस होता है, ओके। एंड इस प्रोसेस को नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। और यही हमारी इस सेशन, ये जो हमारा पूरा सेशन बनेगा, ये जो हमारे पूरे सेशंस बनेंगे, ये एक प्रोसेस है। इसे हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस लिए बना हुआ है, ये प्रोसेस बना हुआ है लैंग्वेज को सीखने के लिए। और ये लैंग्वेज कौन सी है, ये लैंग्वेज है हमारी जावा। ये लैंग्वेज कौन सी है, हमारी जावा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बहुत सारी अदर चीज़ें भी सीखेंगे, लेकिन बेसिकली टारगेट यही है। सो ये प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे उससे हम जावा लैंग्वेज सीखेंगे। अभी प्रोसेस जो भी होता है उसमें कई स्टेप्स भी होते हैं, कई चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है, कई कंपोनेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में हम अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले तो ये वर्ड, सॉरी, लेटर्स, ठीक है, दे ए बी सी डी एंड ऑल, ये सब, ठीक है। फिर इनका कॉम्बिनेशन, वर्ड बना, फिर लेटर्स बने, ठीक है, सॉरी, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, ठीक है। इस तरह कर से करते करते ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करेंगे, फिर इस तरह करके नहीं प्रॉपर एक सेंटेंस फ्रेम होता है, पैराग्राफ फ्रेम होता है। सो इसके पीछे क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ड्स हो गए, फिर इनका नहीं प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया, कब कहाँ किसे इस तरह इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास अदर चीज़ें भी हैं, वी हैव। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंटीग्रेट होती हैं, तब जाके लैंग्वेज क्या प्रॉपर बनती है। तो सेम वे यहाँ पर भी देखा जाए तो पहले क्या होगा, लेट्स टेक बाइफरकेटेड। तो पहले होगा हमारा अल्फ़ाबेट्स, राइट। पहले हमारे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रामर रूल्स, ठीक है,
ग्रामर के रूल्स आएंगे, और तीसरे में आएगा कंस्ट्रक्शन रूल्स, ठीक है, जहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे किसका कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस सेंटेंस को कहाँ पे फ्रेम करना है, ठीक है। सो अगर हम इन तीनों को, अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर एंड कंस्ट्रक्शन रूल, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग है, अगर हम इन तीनों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें लैंग्वेज आ जाएगी। और इसी इसी इन्हीं तीनों तीन कंपोनेंट को ट्रैवल करने को हम प्रोसेस बोल सकते हैं। और ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल किसी भी लैंग्वेज में हो जाएगा डेफिनेटली। सो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ ग्रामर्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं, और हमें इन्हें बहुत बारीकी से समझना होगा और इनको इंटीग्रेट करना होगा। और जब हम इसको सक्सेसफुली इंटीग्रेट करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे, जैसे इंग्लिश सीखना, और फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके लैंग्वेज पे होल्ड आ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल हम ट्यूटोरियल्स देख लें, प्रैक्टिस नहीं करें और इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में नहीं करें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आवर ब्रेन हैज़ ए कैपेसिटी, ठीक है, इट्स नॉट ए स्टोर हाउस, ठीक है, ये स्टोर हाउस नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं, चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रन या इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी ये क्या कर पाएगा, लॉन्ग पीरियड तक याद रख पाएगा। अदरवाइज आपने कुछ पढ़ा और कई महीनों तक आपने उसे रिवाइज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो डेफिनेट सी बात है आप उसे भूल जाओगे। सो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होते हैं। तो हमें अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन रूल्स, इन सबको नहीं क्या कंबाइन करना होगा। ये एक प्रोसेस, जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगी इस सेशन में, आपको वही करना होगा और आपका कंट्रोल बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जावा लैंग्वेज की। अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, नॉट ओनली प्रोग्रामिंग बट नॉन प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी, सब में यही है। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जो है हमारा जावा लैंग्वेज। सो आवर टॉपिक इज़ जावा लैंग्वेज। सो कई लोगों ने सुना ही होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है, इन चीज़ों पे भी आएंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्राम हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कुछ भी लिखा जा रहा है तो उसे हम प्रोग्राम बोल सकते हैं। और ये प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे से कुछ समझ सकते हैं। पहले जावा लैंग्वेज में आने से पहले ऐसे समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करके क्या लिखोगे, प्रोग्राम्स लिखोगे, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, स्टेटमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि मशीन को, कोड को, किसको हम जो इंस्ट्रक्ट करते हैं वही होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। सो हमारा फंडामेंटल कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन सीखना होगा। फिर क्या होगा, हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, उन प्रोग्राम्स की मदद से फिर एप्लीकेशन तैयार होगी, एप्लीकेशन तैयार, और इन सब प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या लगेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो व्हाट इज़ ए प्रोग्राम, किसी ने पूछा तो बोल सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके जिसे बनाया जा रहा है वो प्रोग्राम कहलाएगा। अब कोई तुमसे पूछे कि प्रोग्राम क्या होते हैं, तो बोल देना कि स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन होते हैं, मशीन को जो हम देते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं ऑब्वियसली। अब ये मत पूछना कि मशीन क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल, एनीथिंग, ओके, दोस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो ये सब हमारे क्या मशीन्स होती हैं। अब बात करते हैं हमारी लैंग्वेज की, दैट इज़ जावा, ठीक है। सो जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो दो नाम बहुत ही पॉपुलर आते हैं, ठीक है। एक होता है, जब भी कोर्स के लिए कहीं भी जाते हैं तो पहला आता है कोर जावा, और दूसरा होता है एडवांस जावा, एडवांस जावा। प्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सन माइक्रो सिस्टम ने जब जावा रिलीज़ किया था, अभी ओरेकल ऑन करता है, ठीक है, तो उन्होंने कोई ऐसी बाइफरकेशन यानी डिवीज़न बनाया नहीं था, कोर जावा, एडवांस जावा, ऐसा कुछ नहीं था, उनके अनुसार जावा ही था। लेकिन हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। किस लिए डिवाइड करते हैं, जिससे कि आसानी हो सके, हम अलग अलग कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं जिससे हम बेहतर तरीके से सीख सकें,
हो सकता है सीख सकें या इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, डिवीज़न करने में क्या हो जाता है, बहुत ही अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं तो आसानी हो जाती है, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है चीज़ें। तो सेम वे यहाँ पर भी किया गया है, पर ओरिजिनल जो ऑन करता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो मार्केट में हम कोर जावा एंड एडवांस जावा के नाम से जानते हैं, और कोर जावा को कई जगह पे जावा एसई बोला जाता है, और एडवांस जावा को जावा डबल ई बोला जाता है। एसई का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एसई स्टैंडर्ड एडिशन, और डबल ई का मतलब होता है एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो को यूजुअली इंडस्ट्री में देखा जाए तो जावा ऐसी बोलते हैं, जावा डबल ई बोलते हैं। नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि अपने सिलेबस को डिवाइड करने के लिए इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने कोर जावा एडवांस जावा नेम देना चालू कर दिया, तो वहाँ से मार्केट ने यही नाम उठा लिया। ठीक है, सो ऐसा हो रहा है, और ओरिजिनली जावा का कोई बाइफरकेशन नहीं है। अब जो हमारा पहला पार्ट है वो है कोर जावा। तो हमें समझना होगा कि कोर जावा में क्या होगा, जो भी है। ठीक है, जावा को सीखने के लिए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, मतलब एंड नहीं बोल सकते, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल्स जहाँ पे जिस जगह पे चाहिए और अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हैं, कोर जावा पे हैं। अगर हमारा कंट्रोल यहाँ पर है, अगर हमारा कंट्रोल यहाँ पर है, तो इसके बाद हमें किसी भी लेवल में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर अगर हमारा कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, तो फिर इसके एडवांस या फ्रेमवर्क, इसके बाद जो जर्नी है वो बहुत ही टेरिबल हो जाएगी। इसलिए हमारा यहाँ पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा पहला पार्ट है कोर जावा, पार्ट 01 है हमारा कोर जावा, कोर जावा। सो अब हम समझते हैं कि कोर जावा क्या है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि कोर जावा क्या करता है। कोर जावा बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब इसका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोल रहे हैं कि हम कोर जावा हमें फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ से समझते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे एक मकान बनवाना है या बनाना है, ठीक है, सपोज करते हैं आप ही आर्किटेक्ट हो, तो अगर आपने डिसीजन लिया कि हम मुझे मकान बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो क्या है, वो है आप बेस डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप आपका प्राइम कंसंट्रेशन, आपका जो या फिर तुम्हारा जो प्राइम कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ पर होगा, बेस पे होगा। आपका बेस जो होना चाहिए कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सेम उसी से अगर हम कोरिलेट करने की कोशिश करें तो कोर जावा भी हमारा बेस है, ये हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसे बोला जाता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करके आगे क्या करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। और अगर ये कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है कि मकान गिर सकता है या मकान ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा। तो सेम वे यहाँ पर भी बोल सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग है, सो यहाँ पर इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कोर जावा क्या करता है, कोर जावा हमें फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, provides the fundamental building blocks used in program construction, ओके। सो ये हमारा ये प्रोवाइड करता है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, इन्हीं फंडामेंटल ब्लॉक्स को बोल सकते हैं हम जावा प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स और जावा अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अभी हम समझ गए कि कोर जावा क्या करता है। कोर जावा हमें फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्या बोलने वाले हैं, जावा कंपोनेंट्स बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कोर जावा कौन कौन से कंपोनेंट प्रोवाइड करता है या फिर अल्फ़ाबेट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग components provided by core java, provided। ठीक है, पार्ट 1 कोर जावा है और इसने क्या किया है, कुछ प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम समझते हैं कि वो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा वेरिएबल्स। अभी केवल नाम जान लो,
आने वाले वक्त में हम इन पे डीप डाइव करेंगे, लेकिन बस ऐसे समझ लो कि कहीं पे तुमने ये नाम सुना है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स में ही कोर जावा कुछ प्रोवाइड करता है, उनमें से सबसे पहला है वेरिएबल्स, ठीक है, दूसरा है मेथड्स, ठीक है, तीसरा है ब्लॉक्स, चौथा है कंस्ट्रक्टर्स, और पांचवा है क्लासेस, सिक्स्थ है हमारा इंटरफेसेस लिख सकते हैं, और सेवन्थ है हमारा abstract क्लासेस। सो ये प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हैं जो कोर जावा प्रोवाइड करता है, मतलब कोर जावा के अंदर हमारा ये सारी चीज़ें कवर होने वाली, वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, क्लासेस, इंटरफेस और abstract क्लासेस, ठीक है। तो यही हम पूरा क्या करने वाले हैं, इन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। और इन्हीं इन्हीं की मदद से कुछ कंसेप्ट भी बनाए गए हैं, जैसे हमारे कुछ कंसेप्ट हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, फिर इसके बाद है एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग है, जेसीएफ है, आईओ स्ट्रीम्स एंड फाइल्स एंड नेटवर्किंग इन जावा है। तो ये सब क्या करने वाले हैं, ये जो कंपोनेंट्स कोर जावा ने प्रोवाइड किए हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके क्या करने वाले हैं, ये कंसेप्ट बिल्डअप किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कोर जावा के कंसेप्ट हैं, कोर जावा प्रोवाइड as the following concepts। पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एज द फॉलोइंग कंसेप्ट्स, ओके। पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, और दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसको ये भी बोला जाता है ऊप्स फीचर या ऊप्स, ओके। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऊप फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है, फीचर्स। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे है हमारा एक्सेप्शन। ये हमारी जर्नी होगी, पहले हम ऊप पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्स होगा, यूजुअली मिक्स ही होगा क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है। मल्टी थ्रेडिंग होगा, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। फिर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग है प्रोसेस। फिर हमारे पास जेसीएफ है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे समझ लो कि तुमने कहीं पे सुना है, क्योंकि जब इनके बारे में डीप रिसर्च चालू होगा या डीप बातें होंगी देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट इट। लेकिन अभी फ़िलहाल तो बस इनका नाम जानना ज़रूरी है कि तुमने सुना है, ठीक है। रिमेंबर कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी नाम लिया जाए तो हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ तुमने कहीं पे सुना है इसे। आईओ स्ट्रीम्स एंड फाइल्स एंड वी हैव लास्ट नेटवर्किंग। जावा, ओके। सो यहाँ तक हमने समझा कि प्रोग्रामिंग कोर जावा हमें कुछ प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, वो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स ये हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने जाना कि कोर जावा में कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, तो ये क्या करने वाला है, इन्हीं का इस्तेमाल करने वाला है, इन्हीं सब का अंदर इस्तेमाल करेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी सीखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग भी सीखेंगे, जेसीएफ भी सीखेंगे, आईओ स्ट्रीम एंड फाइल्स एंड नेटवर्किंग इन जावा। आईओ स्ट्रीम्स एंड फाइल्स हम ज़्यादा इस पे जाएंगे नहीं, उसके पीछे वजह है क्योंकि जावा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो वेब में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सो वेब में क्या होता है, डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो आईओ स्ट्रीम्स एंड फाइल्स जो है थोड़ा सा नहीं आउटडेटेड है, बट फिर भी नॉलेज सीख के लिए सीख लेंगे, ज़्यादा इस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग इन जावा को हम एंटायरली अवॉइड कर रहे हैं, ये क्या है, आउटडेटेड है इस वक्त, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस अपना नहीं रखेंगे। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंस जो हमें इस वक्त यहाँ पे देना है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे देना है, एक्सेप्शन पे देना है, मल्टी थ्रेडिंग पे देना है, जेसीएफ पे देना है, ठीक है। थोड़ा सा आईओ स्ट्रीम पे भी देंगे, इसको तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे जीयूआई कंपोनेंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि यही है, पर जीयूआई कंपोनेंट्स आउटडेटेड हैं, मैं बताऊंगा कि क्यों हैं। लेकिन जानने के लिए, इन नॉलेज सीख के लिए हम जान लेते हैं कि जीयूआई
कोर जावा क्या करता है, हमें और भी GUI कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। GUI कंपोनेंट्स में बात की जाए, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब समझते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ। टर्मिनल, ये Ubuntu सॉफ्टवेयर OS है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, नॉट विंडोज़, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मेट है तो इसको हम बोल सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ सब कुछ क्या कमांड्स पे होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं है, कोई भी ग्राफिक्स नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो कोई भी आइकन वाइकन नहीं है। ठीक है, तो ये कमांड लाइन है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये एक UI, देखो ये भी पूरा क्या है, GUI फॉर्मेट है, ये भी GUI फॉर्मेट है। सो जैसे फायरफॉक्स ही देख लो। ठीक है, ये भी तो GUI ही है। ठीक है, सो ये GUI फॉर्मेट है और वो CLI फॉर्मेट है। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। ठीक है, तो GUI कंपोनेंट्स भी देता है, मतलब ऐसे कंपोनेंट देता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जावा में ही क्या GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हो, मतलब GUI कंपोनेंट्स या GUI डेवलप कर सकते हो, ग्राफिक्स डेवलप कर सकते हो। उनमें से पहला है AWT है, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब्स्ट्रैक्ट और विंडो टूल किट, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने केवल कुछ छोटे बहुत सैम्पल प्रोजेक्ट किए हैं इस पे। स्विंग नॉट ओनली सैम्पल, केवल प्रैक्टिस के लिए, अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सारे आउटडेटेड है और ना मैंने कभी इस्तेमाल किया। एप्लेट थर्ड और जावा एफ एक्स। सो GUI कंपोनेंट्स में देखा जाए तो AWT, अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, फिर स्विंग है हमारा, एप्लेट है, जावा एफ है। ठीक है, तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, GUI इंटरफेसेस बना सकते हैं। जैसे ये विंडो डिज़ाइन करनी है, ठीक है, आइकन्स डिज़ाइन करने हैं, इन सब को भी क्या किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल करके, इन 4 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में जावा का इस्तेमाल मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम किस लिए किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इस वक्त हमारी UI टेक्नोलॉजीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनके फ्रेमवर्क, ठीक है, एंगुलर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें आउटडेटेड कर दिया है और इनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो यहाँ तक था, हमने कोर जावा के बारे में सीखा। अब हम पहले टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे एंटर करने वाले हैं, यही कंसेप्ट हैं कोर जावा के जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट जो हम सीखने वाले हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस करने लायक है, ठीक है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो, जो कि इन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रोग्रामिंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, वेरियस फीचर्स प्रोवाइड करता है, वेरियस फीचर्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या करता है, हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से पहला है हमारा क्लास है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। अब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखना है, थियोरेटिकल कम रखना है। थियोरेटिकल हम मैक्स उतना ही सीखेंगे जितना हम क्या करने वाले, इस्तेमाल करने वाले हैं, वरना थियोरेटिकल अगर हम जाने लग गए तो फिर तो 1 साल भी कम है ऑनेस्टली। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी, हम रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं, वी आर डेवलपर आई थिंक। सो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल करते हुए हमें आना चाहिए कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है, और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। सो बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही हमारा टारगेट होना चाहिए, ना कि रिसर्च स्कॉलर बनना। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है, राइट। तो उनमें से कुछ फीचर्स जो हैं, क्लास है, या पूरे ही हैं, यहाँ पर क्लास है, ऑब्जेक्ट है, अब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है,
और इनहेरिटेंस है। कुछ लोग बोलेंगे कि 4 ही फीचर हैं, अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, तो डोंट आर्ग्यू, ठीक है, वो भी सही है, तुम भी सही हो, ठीक है, ये क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी है। सो टेक्नोलॉजी में कुछ भी चीज़ जी प्योरली 100% नहीं बोली जा सकती हैं। जैसे अभी ऐसे ही बोल दूं कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। और अगर मैं ये भी बोलूं कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये भी सही भी है, ठीक है, और गलत भी है। तो टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं बोली जा सकती है। अब क्यों गलत है क्यों सही है, इसके पीछे भी वजह है। सो अगर मैं बोलूँ 100% है, वो अलग डिस्कशन है, पर हम उसे अभी लीव कर देते हैं, वरना वो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें बहुत सारे फीचर प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से ये फीचर्स हमारे पास हैं। अब बात करते हैं कि ऑब्वियसली ये बात तो है, अब हम बात करते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोर जावा पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हम अगर कोर जावा पढ़ रहे हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोर जावा कंप्लीट कर ली, तो क्या हम कोई एप्लीकेशन बनाने के एलिजिबल हो जाते हैं, क्या हम कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं या डेमो बना सकते हैं, क्या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये है, हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन हम बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं और इन्हीं का इस्तेमाल आगे किया जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड है। तो इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने में कर सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, तो ये स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्या है जो हम इसमें बना सकते हैं। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन मतलब होता है कि वो एप्लीकेशन जो तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है, इन्हें किसी एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिक रन कर रही हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की जाए कैलकुलेटर, यस, द बेस्ट एग्जांपल इज़ कैलकुलेटर और कैलेंडर। ये देखो कैलकुलेटर, ठीक है, ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा हूँ और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरे ही सिस्टम में हो रहा है, ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, ना सर्वर जा रहा है, ना डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है। सो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। इसी तरह कैलेंडर भी, ठीक है, तो आपके लोकल मशीन में प्रेजेंट है और आप उसे क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी बात की जाए कि हमें एक प्रॉपर डेफिनीशन होनी बहुत ज़रूरी है कि हम किसे स्टैंड अलोन बोल सकते हैं और किसे स्टैंड अलोन नहीं बोल सकते हैं। तो देखा जाए तो बेसिकली इस अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो उसमें HTML नहीं होगा, HTML इनपुट नहीं होगा, मतलब वेब का तो कोई होगा ही नहीं, ब्राउज़र का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। दूसरा उसमें डेटाबेस नहीं होगा, ठीक है, और कभी कभी डेटाबेस होता भी है, लेकिन बेसिकली समझते हैं कि अभी डेटाबेस नहीं है, ठीक है, नो डेटाबेस है, ठीक है। और क्या नहीं होगा, सर्वर भी नहीं होगा, क्योंकि जब सर्वर ही नहीं होगा तो डेटाबेस से कैसे कनेक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल नॉट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि डेटाबेस लोकल मशीन में रख दिया गया है, ठीक है। सो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का देखा जाए तो ना तो HTML इनपुट होना चाहिए, ना डेटाबेस हो, ना सर्वर हो, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है तो हम ऐसे एप्लीकेशन को बोल सकते हैं क्या, दे आर कॉल्ड एस दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड we can call them as standalone application or web not web, sorry, windows application, स्टैंडअलोन विंडोज़ या फिर डेस्कटॉप, ठीक है, क्योंकि हमारे ही डेस्कटॉप हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सो अलग अलग टर्म्स दिए जा रहे हैं। बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो अक्सर मैंने इस्तेमाल किया है, सो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और यही लोग करते भी हैं। सो हम ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, ना तो सर्वर होगा, ना तो HTML होगा, ना तो डेटाबेस होगा, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशन का हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं यूजिंग कोर जावा के कंसेप्ट का। सो हमने बेसिक यहाँ तक समझा, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरफेस क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं सीख लोगे, ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, जो भी बोला गया है, ठीक है, उसे नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा। खुद के नोट्स बनाओगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम क्या समझ रहे हो और तुम क्या लैग कर रहे हो। सो नोट्स बनाओ, ठीक है, और कंटिन्यूसली रिवाइज करो, दैट इज़ मैंडेटरी,
ठीक है। जब प्रोग्राम या कोडिंग करेंगे तो उसका तो कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो ये हमारा सेशन 1 था और मैं सेशन 1 को ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर चाहूँगा, एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लर्निंग जो है एक जर्नी है, ठीक है। तो ये जो जर्नी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे फॉलो करनी पड़ेगी। एक साथ एक ही बार में पूरी जर्नी को आप कवर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि 300 सीढ़ियों के बाद एक टेम्पल है, तो उस टेम्पल तक पहुंचने के लिए तुम्हें 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, राइट। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम गायब हो जाओ और वहाँ पहुँच जाओ। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, टेल मी आल्सो, आई विल आल्सो यूज़ दैट, ठीक है। लेकिन बेसिकली अभी तक तो यही है, ठीक है, कि अगर उस मंदिर तक तुम्हें पहुंचना ही इस वक्त, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। अब एक्साइटमेंट में तुम जल्दी भागने की कोशिश करोगे, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। सो ये लर्निंग एक जर्नी है, धीरे धीरे फॉलो करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्लास भी आएगी, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट भी आएगा, धीरे धीरे अब्स्ट्रैक्शन भी आएगा, एनकैप्सुलेशन आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, पूरे कंसेप्ट भी आएंगे, मल्टी थ्रेडिंग भी आएगी, तब तुम्हें जाकर वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप डॉक्यूमेंट को पढ़ें, ठीक है, या खुद के नोट्स बनाएं और बस नाम से फैमिलियर रहें। हो सके तो रिमेंबर करने की कोशिश करें, अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है कि दिमाग में रहना चाहिए। रात याद करने का मतलब बाई हार्ट नहीं, बट फैमिलियरिटी, फैमिलियर होना चाहिए कि आप फैमिलियर हो उस टर्म के साथ, तो देन इट विल बी मच बेटर। सो पेशेंस इज़ नेसेसरी टू अटेंड द सेशन। सेशन को अटेंड करने के लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, तीन चीज़ बनाइए। पेशेंस, वेट करिए, चीज़ें आएंगी, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, लैग मत करिए, कंसिस्टेंट रहिए और प्रैक्टिस करिए, दैट्स ऑल आई कैन से, ठीक है। कहीं भी डाउट है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होंगी, रेफ़र करिए बार बार, दैट्स द बेस्ट थिंग, गो अहेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।